ये लोग आए किसी और मोटिव के साथ हैं। अच्छा, इनको लाया गया किसी और सुरंगें मोटिव आपने के नहीं साथ। बिछाई। इन्होंने आके जो खान साहब ने दो एब्सोल्युटली नॉट की बात की थी, एक उन्होंने अमेरिका को अड्डे ना देने के लिए कहा था कि मैं एब्सोल्युटली नॉट में अड्डे नहीं दे सकता। आपको किसने कहा था इसमें घुसने के लिए? हम बाकायदा बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहे थे। आपने पाकिस्तान की इकानमी हमारे पौने 4 साल में भी देखी, आपने पाकिस्तान की इकानमी इनके एक महीने में, एक माह में भी देख ली। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। बड़े बड़े दावे करना कोई इनसे सीखे, गरीब के जख्मों पर नमक छिड़कना कोई इनसे सीखे। महंगाई भगाने वाली, कर्जे मुकाने वाली, मईशत को 4 चांद लगाने वाली हुकूमत ने हुकूमत में आते ही नैब कवानीन में तरामीम और अपने मतलब की इंतखाबी इस्लाहात करके पहले अपना उल्लू सीधा किया, और जब अपना काम पूरा हुआ तो जिस गरीब आवाम को रिलीफ देने का वादा करके इक्तदार में आई थी, वो अब रिलीफ की शक्ल में आवाम को महंगी बिजली के झटके दे रहे हैं, पेट्रोल बम से जबरदस्त तरीके से बमबारी कर रहे हैं। और यकीन जानिए ये हुकूमत यहां रुकने वाली नहीं, क्योंकि बजट अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हुकूमत ने अब तक जो कुछ भी महंगा किया है या जो भी कीमतें बढ़ाई हैं, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले वक्तों में इसकी पूरी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये क्लिप देख लीजिए कि मौजूदा हुक्मरान जब अपोजिशन में हुआ करते थे वंस अपॉन अ टाइम, तो क्या कहा करते थे। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। ये हम नहीं कर सकते कि आईएमएफ की ईमा पे, आईएमएफ के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। 80% से ज़्यादा पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान के 40% अमीर तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। डीजल का भी तकरीबन जो है वो अमीर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कंपेयर टू गरीब लोग। आईएमएफ ने बिल्कुल ये कहा था कि पेट्रोल वगैरह की प्राइस बढ़ाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ $1 अरब के लिए ये अपनी पाकिस्तान की मईशत और आज़ादी को गिरवी कर रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो ये PTIMF डील है, ये पाकिस्तान की मईशत के मुफाद में नहीं है। मुझे आईएमएफ जाना है तो हम आईएमएफ से ये प्रोग्राम बहाल करेंगे। जो हुकूमत को अपना पट्टा कसना होगा, बेल्ट टाइटनिंग करनी होगी, हुकूमत में करेंगे। बिजली की कीमत कहां जा पहुंची, इस वक्त पेट्रोल की कीमत कहां जा पहुंची, इस वक्त तेल की कीमत कहां जा पहुंची। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा महंगाई का तूफान कभी नहीं आया। पेट्रोल की कीमत जो है, जो मौजूदा आलमी मंडी है, उसके हिसाब से किसी तरह से भी 75 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा अंदाजा है कि 70 रुपए से कम होनी चाहिए। 2 दिन से और इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा हो गया है, तो अब दुनिया में अगर महंगाई हो रही है तो हम पाकिस्तान को उससे कम्प्लीटली इंसुलेट तो नहीं कर सकते। इमरान खान साहब अगर ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल महंगाई थी तो वो तो थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सबसे अच्छी गुफ्तगू जो है ना मुझे शाहिद खाकान अब्बासी साहब की लगी कि 75 से ज्यादा पेट्रोल नहीं होना चाहिए। अब तो 175 से ऊपर चला गया जनाब, 200 से ऊपर चला गया। हुकूमत में आते ही वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों ने कहा था कि हम इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, लेकिन कहना कुछ और करना कुछ इनकी जनाब पुरानी आदत है। शहबाज शरीफ और उनकी काबीना अपनी बात पर कायम रहना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कहें उस पर कायम रहे। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत की जानिब से गद्दारी का मुकदमा बनाकर उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या कह रहे हैं वो पहले सुन लेते हैं, फिर जनाब इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सूरत हाल किस रुख बैठेगी और जनाब खान साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। और ये काफी पहले बात हुई थी, आपको याद होगा जनाब, आर्टिकल 6 लगाने की बात की गई थी, ना सिर्फ खान साहब पर बल्कि दीगर लोगों पर भी, कासिम सूरी साहब पर भी कहा गया था कि आर्टिकल 6 लगाई जाएगी, लेकिन फिर ये मामला बैठ गया था, दब गया था। अब एक बार फिर से मामला उठाया जा रहा है। तो इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त में ज्वाइन करें। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस चीज का नुहा पढ़ूं आपके सामने। मुझे बात करनी थी घी की कीमतों में इजाफे के हवाले से, मुझे बात करनी थी बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से। और ये इजाफा भी जनाब पिछले 8 दिन में 10-20 रुपए का नहीं है। आप लोगों ने तो 25 रुपए इजाफा किया था, उन्होंने 60 रुपए का इजाफा कर दिया। तो आप के बारे में ये लोग कहते हैं कि ये आपका मुआहदा जो हम पूरा कर रहे हैं। हमने बिछाई थी तो अपने लिए बिछाई थी, इसलिए तो बिछाई नहीं थी कि आप आएंगे और इसमें पड़ जाएंगे आके। आपको किसने कहा था इसमें घुसने के लिए? हम बाकायदा बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहे थे। आपने पाकिस्तान की इकानमी हमारे पौने 4 साल में भी देखी, आपने पाकिस्तान की इकानमी इनके एक महीने में, एक माह में भी देख ली। ये लोग आए किसी और मोटिव के साथ हैं। अच्छा, इनको लाया गया किसी और सुरंगें आपने नहीं बिछाई।
इन्होंने आके जो खान साहब ने 2 एब्सोल्युटली नॉट की बात की थी, एक उन्होंने अमेरिका को अड्डे ना देने के लिए कहा था कि मैं एब्सोल्युटली नॉट में अड्डे नहीं दे सकता। दूसरा जो IMF की शराइत थी जिसमें पेट्रोल 270 रुपये करना था, जिसमें ऑयल कुकिंग ऑयल महंगा करना था, जिसमें अजनास की कीमत बढ़ानी थी, उन सब को खान साहब रेजिस्ट कर रहे थे। जिस हद तक मुमकिन था रेजिस्टेंस उसकी चल रही थी और IMF से हमारी बातचीत भी चल रही थी। ये आए हैं अंडर प्रेशर, इन्होंने आते साथ ही अपने आकाओं की बात मानना शुरू कर दी, क्योंकि इनके भी 2 मोटिव्स हैं। अच्छा, इनके जो 2 मोटिव्स हैं वो ये है कि नंबर 1 जो इन्होंने पैसा चोरी किया है उसे किसी तरह बचा लें, और नंबर 2 ये कि जो इन्होंने इनके ऊपर केसेस हैं, चाहे वो NAB के हों, FIA के हों, एंटी करप्शन के हों, मनी लॉन्ड्रिंग के हों, वो सब बंद करना, वो सारे केसेस इन्होंने ख़त्म करने हैं। अच्छा, अब इन्होंने आते साथ ही सबसे पहले NAB के जो कवानीन चेंज किए हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि NAB को इन्होंने बिल्कुल नकारा एक इदारा कर दिया है, जो न पकड़ सकता है, न पूछ सकता है, उसके पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर, कोई चीज़ ऐसी नहीं रही। और दूसरा, इन्होंने FIA से अपने केसेस जो ड्रॉप कराए हैं, प्रोसिक्यूटर्स को इन्होंने रोका है काम करने से, ये इनके मोटिव्स हैं। अच्छा, इनका मोटिव ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। इनका मोटिव ये भी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रायदही से उनको महरूम कर दिया जाए, जो ये मुझसे बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मर्जी ये कर लें, अवाम ने इनको एक्सेप्ट नहीं करना है। इन्होंने एक हफ्ते में 60 रुपए का पेट्रोल बढ़ाया है, इन्होंने एक हफ्ते में 250 रुपए कुकिंग ऑयल के ऊपर बढ़ा दिए, इन्होंने एक हफ्ते में बिजली के ऊपर 10 रुपए बढ़ा दिए। ये बढ़ाते चले जा रहे हैं सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए। इन्हें पाकिस्तान की कौम का कोई ख्याल नहीं। जो बात खान साहब कह रहे थे कि इम्पोर्टेड हुकूमत है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत से कोई खैर की तवक्को ना रखी जाए। चलें, एक मसला आज खान साहब ने और भी उठाया है, एक मसला खान साहब ने भी उठाया कि जनाब मुझे आर्टिकल 6 का शिकार बना के, मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बना के मुझे साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, काफी अर्से से पहले ये शोशा छोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद खामोशी हो गई थी, ज्यादा लोगों ने इस पर बात नहीं की थी। आपको लग रहा है ये दोबारा शोशा जानबूझकर छोड़ा जा रहा है? ये वाकई में खदशा है? करेंगे अगर इन्होंने खान साहब के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की। पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है इस वक्त, पाकिस्तान का अवामी तौर पर मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है इस वक्त। अगर पाकिस्तान को कोई इस मजदार से निकाल सकता है तो वो इमरान खान है। ये इनकी खाम ख्याली है कि ये इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगा के उनको जेल में डाल देंगे और उसके बाद ये आराम से अपनी हुकूमत करेंगे और अपना नोच खसोट प्रोग्राम जो है उसको जारी रखेंगे। इनको अवाम ने इतने जूते मारने कि इनको समझ। सर, मकबूल लीडर की जो आप बात कर रहे हैं वो आपकी जगह बिल्कुल सही हो सकती है, मैं उससे इख्तलाफ नहीं कर सकता, लेकिन सर पेशावर में क्यों आप लोग बैठे हैं? पेशावर से बाहर क्यों नहीं निकलते? क्या आपको लग रहा है, आपको खदशा है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इतलात हैं आपकी ऐसी कि पेशावर से बाहर निकलेंगे तो जैसे पेशावर से बाहर निकलेंगे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसी है इतलात? नहीं, मैं नहीं समझता कि खान साहब को ये अरेस्ट करेंगे या कर सकते हैं या जुर्रत भी कर सकते हैं इसकी। हम पूरी तैयारी के साथ खान साहब को पेशावर से इस्लामाबाद लेकर आएंगे। अच्छा, लाएंगे, दोबारा लाएंगे? हर उस ओछे हथकंडे के लिए तैयार हैं जो ये हथियार के तौर से इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे अवामी ताकत के खिलाफ, क्योंकि अवाम की ताकत तो इस वक्त सिर्फ इमरान खान के पास है ना। देखें, जो साइफर का इमरान खान साहब जिक्र करते हैं बार बार, वो साइफर की मनवन एक एक चीज़ अब सही साबित हो रही है। उस साइफर में कहा गया था कि इमरान खान को हटाओ वरना कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाओ। अगर इमरान खान को नहीं हटाया तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और अगर इमरान खान को हटा दिया तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। अच्छा। उस माफ़ी के पैकेज में सारा कुछ ये है कि तुम प्राइसेस बढ़ाओ क्योंकि इमरान खान नहीं बढ़ा रहा था, तुम टैक्सेस बढ़ाओ क्योंकि इमरान खान नहीं बढ़ा रहा था, तुम आवाम पे बिजली का बम गिरा दो क्योंकि इमरान खान नहीं गिरा रहा था, तो हम तुम्हें माफ़ करते हुए ये $1 बिलियन रिलीज़ करेंगे। वो भी अभी हुए नहीं है। वो मिफ्ता इस्माइल जब बार बार ये कहते, ज़बान नहीं उनकी सूखती थी कि 132 रुपये का पेट्रोल अवाम के ऊपर जुल्म है, हम आएंगे तो $1 नहीं बढ़ाएंगे बल्कि हम कम करेंगे, पेट्रोल 70-80 रुपए का होना चाहिए। अब वही मुफ्ता इस्माइल बैठ के वो बता रहे हैं कि से ज़्यादा का नहीं होना, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना कितना ज़रूरी है। खैर, ये उनकी मजबूरी भी है इसलिए कि वो लॉलीपॉप देने के मास्टर हैं, वो लॉलीपॉप का काम भी करते हैं, वो उनकी फैक्ट्री भी लॉलीपॉप बनाने की, और वही लॉलीपॉप। अच्छा, ये बताइएगा सर कि अगला लाइमल क्या होगा? आपने कहा कि खान साहब को पूरी प्रोटेक्शन के साथ हम पेशावर से इस्लामाबाद लेकर आएंगे, तो ये बनी गाला लेकर आएंगे, डी चौक में लेकर आएंगे, क्या आगे की हिकमत अमली है? किस तरह से वाकई में लॉन्ग मार्च करने का सोचा है दोबारा आपने? अभी तक इस हवाले से कोई प्लानिंग हुई है? आप खुद उनके साथ मौजूद थे?
नहीं, इनके इरादे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका तो ज़ाहिर है इरादा तो अगले 20 साल जाने का नहीं होगा, तो ऐसा करते हैं कि 20 साल बिलावल को और 20 साल मरियम को दे दें, 40 साल का तो पैकेज डील ख़त्म करें ना। इनके इरादे से क्या होता है? इरादा तो कौम ने करना है। इस कौम ने सोचना है कि वो उन्होंने इमरान खान के साथ खड़ा होना है, इनसे जान छुड़ानी है या नहीं छुड़ानी है, या इन्हीं चोरों के साथ हमने आगे चलना है। आगे चल नहीं पाएंगे हम। देखें, जो खान साहब ने अभी बात की 2 दिन पहले कि जिस मुल्क में जो मुल्क इकोनॉमिकली दिवालिया हो जाते हैं, उनकी सर्वाइवल की जंग शुरू हो जाती है। रशिया के साथ क्या हुआ? रशिया कैसे टूटा? USSR जब था इकोनॉमिकल डिबैकल थे ना, जब इकोनॉमिकली वो गिरे हैं और उनको बिल्कुल ही वो ज़मीन पे आगे इकोनॉमी उनकी, तो उनका मुल्क टूटना शुरू हो गया था। उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी नीचे जाती है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की हद तक पहुंच जाए, जो कि आपने देखा मूडीज़ इंटरनेशनल ने भी पाकिस्तान को बड़ी ख़तरनाक इकोनॉमिक लेवल इंडिकेटर्स उन्होंने दिए हैं पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान वहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होगा हमें अपने वतन अजीज़ को। ठीक है, लेकिन सर इस वक्त अगर मैं मौजूदा सूरत-ए-हाल देखूँ, जो आप बात कर रहे हैं, तमाम ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं। इस वक्त हुकूमत की जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, लेकिन सर आपको नहीं लगता हर महाज पे हुकूमत इस वक्त कामयाब नजर आ रही है? आपके तमाम जो प्लान्स हैं वो पिटते हुए नजर आ रहे हैं। इस जंग में आप फिलहाल शिकस्त खाते हुए नजर आ रहे हैं या हुकूमत इस वक्त जीतती हुई नजर आ रही है? उनके पास सारी चीज़ें हैं और अभी तक आपने जहाँ जहाँ जो अपना लाहेअमल अपनाया उसमें आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो फिर आपको नहीं लगता कि मुश्किलात आपके लिए मजीद बढ़ जाएंगी आने वाले वक्तों में? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है, ये जिस ताकत के ऊपर टिकी हुई है, 2 इनके पास मेजॉरिटी 13 इनके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुरब्बा बना हुआ है ये, और इसमें ऐसे लोग भी हैं जो लोटे हैं, और ये ताकत ज़्यादा देर रुकती नहीं किसी के साथ। ये लोटों ने ब्लैकमेल करना है। ये जो 1-1, 2-2 की तादाद में इनके एलाइज़ हैं, इन्होंने ब्लैकमेल करना है, इन्होंने इनको चलने नहीं देना। वैसे वो खुद भी बहुत बड़े ब्लैकमेलर हैं, और ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल करने में और ज़्यादा मज़ा आता होगा। तो ये वैसे ही नहीं चलनी। और फिर ये इकनॉमिकल इस वक्त क्राइसिस है मुल्क के अंदर, इस वक्त मुल्क के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है, और इस वक्त मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया हुआ है मुल्क के अंदर। आप देखें पंजाब में क्या ज़बरदस्ती हो रही है, इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी कर रहा है। साफ नज़र आ रहा है कि वो जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है, उनकी जगह जो रिजर्व सीट पे ख़वातीन और अक़लियत के लोगों ने आना है, उन्हें वो कह रहे हैं कि जी अब ये बाई इलेक्शन के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या आना है। तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन हमज़ा को चाहता है कि वो किसी न किसी सूरत, हर सूरत पलट हो या पलट हो, पंजाब के अंदर तबाही आए या बर्बादी आए, हमज़ा ने वज़ीर आला बनना है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऐसी सूरत हाल पे पहुंच जाएगा तो हमारे पास एहतजाज करने के अलावा या सड़कों पे आने के अलावा कोई रास्ता नहीं। चलें सर, आपने पंजाब की बात कर दी है, ज़िमनी इलेक्शंस की बात कर दी है। अभी बीच में खबर आई थी कि आप लोग कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शंस नहीं लड़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली आपने वहाँ से इस्तीफ़ा तो दे दिया। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस लड़ना है? मुझे नहीं, पार्टी ने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया इस बारे में, और पार्टी जब फैसला करेगी। आज भी हमारी अहम एक मीटिंग हुई, खान साहब ने सदारत की उसकी। अभी तक कोई फ़ैसला ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन एक आध दिन में कोई फ़ैसला हम कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारा तो बाई इलेक्शन में जाना बनता इसलिए नहीं है कि हम तो चाहते हैं कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व हों और फ्रेश इलेक्शंस हों। अगर बाई इलेक्शन में जाने का इतना शौक़ है इनको, तो मैं तो कहता हूँ कि घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। आ जाएँ, मुकाबला करें, इलेक्शन लड़ें, जीत जाएँ इलेक्शन, जाएँ हुकूमत करें मज़े से, 5 साल कोई नहीं रोकता। लेकिन ये इन्हें पता है कि इनके पास अवाम की ताकत नहीं है, इनके पास वोट नहीं है, इसलिए ये इतनी रेजिस्टेंस है। वरना क्या दे रहे हैं? आप लोगों ने इस्तीफे दिए थे सर। कासिम सूरी साहब उस वक्त डिप्टी चेयरमैन थे, लेकिन एक्टिंग चेयरमैन कर रहे थे। तो अब ये जो नए चेयरमैन साहब आए, वो आपको ये कह रहे हैं कि 30-30 करके आ जाइए, और आपके जो है वो हम इस्तीफे कबूल कर लेते हैं। तो इस अमल में आप लोग हिस्सा लेंगे, या आपने कह दिया भाई हमने इस्तीफे दे दिए, बात खत्म हो गई, अब दोबारा हम इस्तीफों पर नहीं जाएंगे? क्योंकि एक स्ट्रेटजी नजर नहीं आती ना कि आपने इस्तीफे भी दिए हैं, फिर आप बाई इलेक्शंस भी लड़ रहे हैं। तो क्या आप लोगों का पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में दोबारा जाने का इरादा है, या बस दे दिए इस्तीफे जो देने थे? नहीं, मैं क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ, पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, तो मुझे इल्म नहीं कि वहाँ पे वो क्या सोच रहे हैं कि वो क्या 30-30 करके वहाँ से उनके पास जाएंगे, या ये अपनी बात पे स्टैंड करेंगे कि जो हमने लिख के दे दिया यही अटल फैसला है। मुझे इल्म नहीं कि वो क्या करने जा रहे हैं।
ठीक है, लेकिन सर ये अप्रोच क्या है? मतलब एक होता ना कि आप किस अप्रोच के तहत काम कर रहे हैं। एक तरफ आप बाय इलेक्शंस लड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कौमी असेंबली में हमें नहीं जाना है, हमें कौमी असेंबली के इलेक्शंस नहीं लड़ने हैं, बाय इलेक्शंस नहीं लड़ने हैं। तो सर अप्रोच क्या है? क्लैरिटी नजर नहीं आती सर आपके अप्रोच में कुछ इस तरह की। सर आवाज आ रही है? हमारी तो बड़ी क्लैरिटी है। हमारी एक ही सिंगल डिमांड है, हम उससे ना आगे हट रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। वो है फ्रेश इलेक्शन, फौरी इंतखाबात। तो फौरी इंतखाबात को रोकने के लिए जितनी ये अपनी चलाकियाँ कर रहे हैं, हम इनमें से किसी में भी इनके साथ हिस्सेदार नहीं बन सकेंगे। हमारा तो एक ही मुतालबा है, एक ही डिमांड है हमारी कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये इमरान खान से चोरी की गई है। चोरी के दरवाजे, चोर दरवाजे से ये लोग घुसे हैं, नकब लगाई है। कहते हैं बाय द बुक हैं लोग, जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा उसी के तहत वो आपके सामने। आधी काबीना इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है, हनीमून पीरियड चल रहा है। वजीर आजम जो है वो खुद तूफानी दौरों पे पाकिस्तान आते हैं, बाकी तो वो पाकिस्तान से बाहर ही रहते हैं। 5 दफ़ा तो वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं अब तक, वो छठे की तैयारी कर रहे हैं। हालात ये हैं कि यहाँ पर मुल्क का ख़जाना खाली हो रहा है, उनका स्विमिंग पूल बन रहा है, उनकी शाहाना खर्चियाँ नहीं रुकती हैं। तो यहाँ इनको तो परवाह नहीं है किसी सूरत किसी चीज़ की कि सर वैसे उस खबर में अभी तक हकीकत तो नजर नहीं आ रही है। जितना पीरियड मिल जाए मौज मारेंगे। अच्छा, लेकिन सर आप इलेक्शंस डिमांड कर रहे हैं, इलेक्शंस आपकी डिमांड है, 1 पॉइंट एजेंडा है, लेकिन इसको पूरा करने में आपका लाहेमल नजर नहीं आ रहा। तमाम कार्ड्स आपने खेल दिए, आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी अब देख रहे हैं। खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना थोड़ा फोकस कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमें श्योरिटी दे दें, उसके बाद हम निकलते हैं और फिर हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं आ जाए जनाब, कोई मसला नहीं है, आके कर लें। तो आप अभी क्या मामला सोच रहे हैं? आपने स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करना है या अदालतों की तरफ जा रहे हैं? ये कल खान साहब जो जलसा कर रहे हैं अपना, उसमें खान साहब अपना पूरा प्रोग्राम लाएमल का अनाउंसमेंट करेंगे। अदालतों में जाएंगे, हम सड़कों पर भी आएंगे, लोगों आवाम के पास भी जाएंगे। हमारे पास तो यही रास्ता है, हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है कि हम वाया अमेरिका या वाया बठिंडा आके कुछ काम कर लें ना, हमने बैकडोर से जाना है। हम तो चाहते हैं कि मैदान में मुकाबला हो और जो जीते वो फिर पाकिस्तान की किस्मत संभाले 5 साल। तो मैं फिर मतलब इन फ्यूचर देखूं सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा उसी तरह का लॉन्ग मार्च कर रही है जैसा भी इसने रिसेंटली किया था। राना सनाउल्लाह साहब ने भी मेरे जो प्रोग्राम में कहा था कि अगर दोबारा आएंगे तो हम दोबारा सख्ती से निपटेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि कल खान साहब जो जलसा कर रहे हैं, उस जलसे में वो अपना प्रोग्राम का पूरा वहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे कि क्या वो लॉन्ग मार्च करेंगे तो कब करेंगे, और अगर वो लॉन्ग मार्च के अलावा कोई चीज़ सोच रहे हैं तो वो भी कल ही वो हम आपको खुद बताएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये मैंने भी आपसे कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि दोबारा अगर आए तो हम और तैयारी के साथ आएंगे। आप तो कह रहे थे पहले आपकी तैयारी है ही नहीं, अब तैयार हैं सर दोबारा इस तरह के मामलात के लिए। लेकिन जो कुछ हुआ मैं उसकी तरफदारी नहीं करता, मैं उसको डिफेंड नहीं करता, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। अब आप तैयार हैं दोबारा से उस चीज़ के लिए, उस एपिसोड के लिए? देखें, इन्होंने बड़े लॉन्ग मार्च किए। आपको याद होगा इन्होंने अभी हमारी हुकूमत जाने से 3-4 महीने पहले महंगाई मुकाऊ मार्च किया। इन्होंने मरीम नवाज साहब ने कंटेनर पे चढ़ के ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, अवाम की दुआइयाँ दे रही थी कि अवाम पिस गई, मर गई, महंगाई हम मुकाने आए। और बिलावल भुट्टो ने भी मार्च किया, मौलाना फजल रहमान ने भी मार्च किया। कितने मार्च हुए? हमने किसी एक मार्च में एक टीयर गैस नहीं चलाया, हमने कहीं कंटेनर नहीं खड़ा किया। हमने इनको वेलकम किया कि आए, आपका जमहूरी हक है, आप करें। जैसे ही खान साहब ने ये किया तो इनके तो हाथों के तोते उड़ गए और इन्होंने पूरी फोर्स लगा दी और इतनी इन्होंने शेलिंग की है, इतनी इन्होंने लाठी चार्ज की है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, औरतें, हमारे आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे और रैलियों के अंदर ज़्यादातर फैमिलीज़ होती हैं। वो फैमिलीज़ परेशान, बच्चे रो रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मुक़्तदर इदारे हैं उनकी तरफ कौम देख रही है और वो ये भी देख रहे हैं कि उनकी मदद को वो आएंगे या नहीं आएंगे। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त बड़ा सीरियस मोमेंट है पाकिस्तान के लिए और बड़े सीरियसली हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपने वतन अजीज़ को इसी तरह इन ज़ालिमों के हाथ में छोड़ेंगे या हम कोई और बेहतर फ़ैसला करेंगे। अच्छा, अक्सर व बेशतर खान साहब इदारों की बात कर देते हैं कि इदारे जनाब न्यूट्रल हैं या नहीं हैं। आपको हमारे समीर इब्राहिम साहब के शो में भी उन्होंने कहा था कि अगर इदारे न्यूट्रल ना हुए या इदारों ने सही फैसले ना किए तो जनाब मुश्किलात हो जाएंगी। आप समझते हैं वाकई में इदारे न्यूट्रल हैं या नहीं है?
देखें, इदारों की न्यूट्रलिटी को डिफाइन तो इदारे खुद ही कर पाएंगे कि वो क्या किस चीज़ को न्यूट्रल कहते हैं और कैसे वो उस न्यूट्रलिटी को डिफाइन करना पसंद करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ तो कि न्यूट्रल रहने का वक्त है नहीं ये। अच्छा, ये वक्त है कि वो हक और सच के साथ वो खड़े हों। ठीक है। और पाकिस्तान के दिफा के लिए जिस तरह से वो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, पाकिस्तान के दिफा के लिए जिस तरह से वो तंदई या मुस्तनद रहते हैं बॉर्डर के ऊपर बैरूनी ख़तरात से निपटने के लिए, इसी तरह अंदरूनी ख़तरात से निपटने के लिए भी उनको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। सही है। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राना सनाउल्लाह साहब हमारे उन्होंने कहा कि अगर दोबारा निकलेंगे ना तो हम दोबारा उसी ताकत के साथ, बल्कि उससे ज़्यादा ताकत के साथ इनको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का और मौजूदा हुकूमत का इस वक्त नज़रिया ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार फैला रही है और शायद उनको लग रहा है कि खान साहब दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। तो अब आपको हमें मनाजिर दिखाएंगे। यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं और इनकी गाड़ी पर हमला भी किया गया था। इनके क्लिनिक के बाहर, ये मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं जनाब, इनके क्लिनिक के बाहर लाहौर में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। पुलिस की भारी नफरी यहां पर आई गई। अच्छा, तैनाती ये कोई ऐसा नहीं था कि प्रोटेक्शन के लिए गई हो, जाहिर सी बात है कुछ और मामले होंगे, कुछ और मकासद होंगे, इसी वजह से ये लोग गए थे। लेकिन यहां पर बोल की डीएसएनजी खड़ी हुई थी। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, बोल की डीएसएनजी भी खड़ी हुई थी। बोल की डीएसएनजी को पुलिस वालों ने देखा तो जनाब इन्होंने आफियत जानी कि यहां से फरारी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस तरह की ये जो डीएसएनजी आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर की, ये बोल की डीएसएनजी है और पुलिस के आप नफरी भी आप इस वक्त देख सकते हैं, पुलिस के एहलकार उनकी गाड़ी भी देख सकते हैं। और ये यास्मीन राशिद का क्लिनिक है और क्लिनिक के बाहर ये इस वक्त बोल्ट की डीएसएनजी भी खड़ी हुई थी और पुलिस की गाड़ी भी मौजूद थी। जब जाहिर सी बात उन्होंने मीडिया को देखा कि यार दोबारा से कवरेज हो जाएगी, दोबारा से मामलात खराब हो जाएंगे, तो फिर वो वहां से चले गए। लेकिन शायद दोबारा से क्रैक डाउन करने का फैसला हुकूमत की जानिब से या तो कर लिया गया है, ये फैसला कर लिया गया है, क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा की जो गाड़ी थी ना उस पर पहले भी काफी ज्यादा मारपीट की गई थी और जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया था आप सबने देखा था। हमारे प्रोग्राम में भी वो आई, मैंने उनसे पूछा बाबा आपकी तबीयत कैसी है, किस तरह का आपके साथ सलूक किया गया। जो भी सलूक उनके साथ किया गया, जो खवातीन के साथ लॉन्ग मार्च में किया गया जनाब, वो काबिल कबूल किसी तौर पे नहीं है। कोई उसको डिफेंड नहीं कर सकता है और अगर डिफेंड कर रहा है तो जनाब मैं उसके बारे में मजीद ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पूछेंगे जनाब आपने महंगाई मकाओ मार्च किया था, अब ये महंगाई मुक्त तो नहीं रही है लेकिन कुछ और ही सीन हो रहा है। 210 रुपए का पेट्रोल हो गया है, 184 रुपए का डॉलर था, उस वक्त आपने लॉन्ग मार्च कर दिया था, लेकिन अब 200 पे चला गया डॉलर। तो अब आपकी क्या सूरत हाल रहेगी? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।